नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, जैसा आप हेडिंग को देख करके अंदाजा लगा चुके हैं, आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूं उसका नाम है दोस्तों मौलिक अधिकार, जिसको दोस्तों इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया। दोस्तों ये भाग 3 बोला गया। भाग पहला क्या कहता है 1 से 4 तक के अनुच्छेद में कि भाई भारत राज्यों का संघ है, भाई 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, या भी कह सकते हैं किसी भी राज्य की सीमा को घटाना बढ़ाना हो, इन सभी का उल्लेख जो है भारतीय संविधान भाग 1 में किया गया। और भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, किस तरीके से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और किस तरीके से हम भारत की नागरिकता खो बैठ सकते हैं दोस्तों। तो इसका उल्लेख किसमें किया गया है दोस्तों? भारतीय संविधान भाग 2 में। और भाग 3 में क्या कहा गया दोस्तों? मौलिक अधिकार। कैसे दोस्तों? भाई जब कोई देश या राज्य होगा तो उसमें नागरिक होंगे। नागरिक कोई रोबोट तो है नहीं कि उनको कुछ नहीं करना, भाई कुछ ना कुछ तो कार्य करेंगे, उनके पास कोई ना कोई तो अधिकार होना चाहिए। तो इसलिए बन गया 2 के बाद 3, तीसरा अधिकार जो है मौलिक अधिकार दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं भाई मौलिक अधिकार, हम जो मानते हैं वर्तमान में हमारे पास कुल मिला के 6 हमारे पास क्या दोस्तों मौलिक अधिकार है। जो इन 6 मौलिक अधिकारों में से जो आज हम पहला पढ़ने वाले हैं वो समता या कह सकते हैं समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख 14 से 18 तक में किया गया। 14 से 18 में कुल कितने अनुच्छेद हो गए दोस्तों? 14, 15, 16, 17 और 18, कुल कितने हो गए? तो 5। तो भाई हम आज समझेंगे हमारे 5 अनुच्छेदों में किन किन चीजों के बारे में व्याख्या की गई है। क्लियर दोस्तों एक बार फिर बताना चाहता हूं, जो हमारा मौलिक अधिकार है वो हमारा यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, यार ना बच्चे अक्सर कंफ्यूज जाते हैं कि भाई हमारा जो है मौलिक अधिकार या हमारे मौलिक कर्तव्य यूएसए से लिए गए। तो याद रखना है, जो भाई मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया दोस्तों। क्लियर साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाई समता या समानता का अधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान 14 से 18 तक किया गया। तो आइए समझते हैं हम अनुच्छेद 14 जो कहता है भाई 14 से 18 में तो किया गया है, तो भाई अनुच्छेद 14 क्या कहता है? हमारा 14 क्या कहता है दोस्तों? विधि के समक्ष समानता। भाई विधि के समक्ष समानता का अर्थ होता है, कहता है राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, एक जैसा कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू भी करेगा दोस्तों। कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किसी एक्टर का बेटा क्यों ना, चाहे वो नेता का बेटा क्यों ना, चाहे कोई गरीब घर का बेटा क्यों ना, अगर इन्होंने अपराध किया है तो अपराध जो होगा, जो कानून बना वो एक सेम जैसा होगा। ये नहीं होगा कि एक्टर का बेटे ने ये क्राइम किया है, जो मर्डर किया है तो उसको कम सजा दी जाएगी, भाई गरीब के बच्चे ने भाई ये मर्डर किया है तो उसको कई वर्षों तक सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। यही तो हमारा भारतीय संविधान की एक अच्छाई है कि वो क्या करता है, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर लागू भी करेगा। ये नहीं कि कानून बना दिया और लागू ना करे, भाई पक्षपात हो रहा है, ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान भाग 14 क्या कहता है भाई कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और एक समान वो लागू भी करेगा। भाई समाज में चाहे वो उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, भाई अपराध किया है तो उसके लिए सेम सजा दी जाएगी। क्लियर साथियों? तो भाग जो अनुच्छेद 14 समझ आ गया। अब चलते हैं अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। इसमें क्या है दोस्तों? कहता है कि राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों आज भी कई समाज में रहने वाले लोग पुरानी सोच के हैं कि आज भी वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, है ना। आज हम किसी भी ऑफिस में चले, कोई न कहीं दोस्तों छोटा मोटा भेदभाव हमें देखने को मिल जाता है दोस्तों। किस तरीके से? भाई वो कौन से धर्म का, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, तो ये धर्म के आधार पर भी भेदभाव होता है, नस्ल के आधार, जाति के आधार पर वो कौन सी कास्ट का है दोस्तों, और लिंग मेल है फीमेल है, या और जन्म स्थान के आधार पर। भाई ऐसे भेदभाव आज भी हमारे समाज में हैं। क्यों नहीं दोस्तों? क्योंकि वो आज भी कहीं न कहीं अनएजुकेटेड हैं। अगर वो एजुकेटेड होते तो हमारे संविधान के नियमों का पालन करते। तो दोस्तों मैं आपसे ये आशा करूंगा कि आप लोग भी किसी तरीके का भेदभाव समाज में नहीं करेंगे और ना होने देंगे दोस्तों।
क्लियर साथियों? क्यों? तभी तो कहा गया कि राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्लियर साथियों? अब चलते हैं भाई, अनुच्छेद 16 क्या कहता है दोस्तों? कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन व नियुक्ति से संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों के लिए एक समान या कह सकते हैं अवसर की समानता होगी दोस्तों। भाई आप कोई भी सरकारी पद पा सकते हैं, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं। कोई भी पद आप कोई किसी भी पद पे आपकी नियुक्ति की जा सकती है, कोई भी पद आपको दे दिया, आप यूपीएससी हो चाहे आईएएस है, चाहे आप किसी भी तरीके से राज्य व्यवस्था में, चाहे आप राष्ट्रपति बनो, प्रधानमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, राज्यपाल बनो, भाई आप सब सारी उपाधियां पा सकते हैं। आप कोई भी सरकारी जॉब कर सकते हैं, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों 16 में कहता है भाई किसी भी धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तभी तो इस 16 बन गया दोस्तों कि भाई इन चीजों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, तो भाई वो एक तरीके से समाज में किसी भी सरकारी पद पर हासिल या सरकारी पद पा सकता है दोस्तों। क्लियर है साथियों? भाई कैसे सरकारी पद? मैंने आपको बताया, आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं, या आप कोई भी सरकारी आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। क्लियर दोस्तों? आप सारी उपाधि सरकारी पा सकते हैं, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसका उल्लेख किसमें दोस्तों? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में दे रखा है। लेकिन अपवाद क्या है दोस्तों? जो SC, ST और पिछड़े वर्ग हैं, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग हैं, इनके लिए दोस्तों विशेष रूप से सीटें रिजर्व की जाती है। चाहे आप सरकारी फॉर्म भरते तो उसमें भी आपने देखा होगा भाई SC, ST और पिछड़े वर्गों के लिए कोई न कोई सीटें आरक्षित की जाती है दोस्तों। क्लियर? क्योंकि उनको ये न लगे कि हम बहुत पिछड़े वर्ग हैं, इनके लिए एक तरीके से निर्धारित सीट की गई है दोस्तों। ठीक है, ओके। तो चलते हैं अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 क्या कहता है दोस्तों? अस्पृश्यता का उन्मूलन। इसका अर्थ है छुआछूत का अंत कर दिया। दोस्तों हमने अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, इसमें ऋग्वेद में क्या क्या गया दोस्तों कि हमेशा ब्राह्मण और शूद्र में हमेशा एक तरीके से एक दूसरे से दूरियां बना के रखते थे। क्योंकि अगर शूद्र लोग ब्राह्मण को छू लेते थे तो ब्राह्मण अशुद्ध अपने आप को मानने लग जाते थे, उनको नहाना पड़ता था, गंगा जल का छिड़काव करना पड़ता था, है ना दोस्तों? तो इसलिए कहा गया कि भाई अस्पृश्यता का अंत। आज भी समाज में सरकार ने इन सभी चीजों पर ध्यान दिया कि भाई आज भी समाज में कहीं ना कहीं छुआछूत जैसी चीजें पनप रही हैं, तो इसलिए उसका अंत कर दिया गया कि समाज में सभी व्यक्ति समान हैं, सब एक जैसे हैं। तो कोई ऐसा छुआछूत का जो है दोस्तों उसका कोई भी एक तरीके से हम एक तरीके से उसका वो नहीं करेंगे कि भाई भेदभाव करेंगे छुआछूत के विरुद्ध। ठीक है साथियों? तो 17 में क्या लिखा है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि छुआछूत का अंत कर दिया गया। क्लियर साथियों? भाई अनुच्छेद 18 क्या कहता है? कहता है उपाधियों का अंत कर दिया गया दोस्तों। जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा भाई बंगाल का, है ना, बंगाल का नवाब सिराजदौल्ला, है ना दोस्तों, है ना। तो ये सब जो नवाब की उपाधि दी जाती थी उस समय दोस्तों, ये नवाब की उपाधि, ऐसे बहुत प्रकार की उपाधियां थी। तो सरकार ने अनुच्छेद 18 में उन उपाधियों का अंत कर दिया और सिर्फ सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवा अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा नहीं दी जाएगी दोस्तों। क्लियर साथियों? खाली सिर्फ किसकी दी जाएगी? सेना में जैसे गवर्नर हो गया, है ना, तो ये जैसे बड़े बड़े जो दोस्त पोस्ट है तो उनको जैसे सेना और विधा संबंधी सम्मान के सिवा और कोई भी उपाधि नहीं जाएगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया जो भाई कि नवाब की उपाधि, ये सब चीज का अंत कर दिया गया। और दोस्तों याद रखना, अगर कोई भी व्यक्ति विदेश में कोई भी उपाधि पाना चाहता है तो सबसे पहले उसे राष्ट्रपति द्वारा परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो विदेश में जाकर के कोई उपाधि प्राप्त कर सकता है। और दोस्तों इस उपाधि से रिलेटेड एक चीज और है, कह रहा भारत रत्न, परमवीर चक्र, वीर चक्र आदि ऐसे जो पुरस्कार है, ये जो उपाधि है दोस्तों, ये एक तरीके से क्या कह सकते हैं, ये अनुच्छेद 18 में ही इसका उल्लेख किया गया है, तो इनको शामिल किया गया एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों? और जैसे कोई भी राज्य कोई एक पर्टिकुलर बंदे को कोई भी उपाधि नहीं दे सकता, मेन बात ये है दोस्तों। क्लियर साथियों? तो एक बार और हम मोटे तौर पर रिवीजन कर लेते हैं। भाई अनुच्छेद 14 क्या कहता है? भाई एक समान कानून बनना चाहिए और एक समान लागू भी होना चाहिए दोस्तों, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
15वें में क्या कहता है दोस्तों, कहता है धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव राज्य नहीं कर सकता। भाई मैं असम का मान लो मैं बंदा हूं, मैं यूपी में जा सकता हूं, यूपी का बंदा नागालैंड में आ सकता है, भाई अरुणाचल प्रदेश का बंदा कहीं किसी भी राज्य में जाके काम उम कर सकता है दोस्तों। मतलब क्या है, कोई भी नागरिक के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई ये ऐसा है ये ऐसा, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, किसी भी धर्म का हो दोस्तों। क्लियर है साथियों। 16वें में क्या कहता है, भाई कोई भी आप सरकारी पद पा सकते हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। 17वें में छुआछूत का अंत कर दिया गया दोस्तों। और 18वें में सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया, केवल सेना जो अपने भाई जो सेना हो गया, या कह सकते हैं सेना या विधा संबंधी के सम्मान के सिवा और कोई भी सम्मान नहीं दिया जाएगा, या कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज जो है आपने समानता का अधिकार विस्तार पूर्वक समझ लिया होगा। 14 से 18 में 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, 17 क्या कहता है और 18 क्या कहता है। अब अगली वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आज आपने समानता का अधिकार में ये पांचों मतलब कि 14 से 18 तक आपके ध्यानपूर्वक समझ लिया होगा दोस्तों। नमस्कार।